फ्लूइड में होता क्या है? फ्लूइड तो है ही, लेकिन टॉक्सिन्स भी रहते हैं। जब आप नमक छोड़ते हैं, तो शरीर उस फ्लूइड के साथ-साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स को छोड़ पाता है। मैं यहाँ का अनुभव सुनाती हूँ। जब किसी को फास्टिंग कराया जाता है, फ्रूट फास्टिंग, जूस फास्टिंग या वाटर फास्टिंग। स्वाभाविक है, फ्रूट माना नमक नहीं जा रहा, जूस माना नमक नहीं जा रहा, पानी में तो सवाल ही नहीं है। तो थोड़े दिन भी वो व्यक्ति फ्रूट फास्टिंग करता है और सालों से अगर दवाइयाँ खाई है, तो वो लोग हमें कहते हैं कि अभी यूरिन में स्मेल आती है केमिकल जैसी। इतने टाइम कभी नहीं आई। फास्टिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो यूरिन में से झाग आ रहा है, थोड़ी-सी चिकनाहट जैसा मतलब गाढ़ा हो जाता है यूरिन, उसमें से केमिकल की स्मेल आती है। फिर कुछ दिन के बाद वो स्मेल चली जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी डिटॉक्स हो गया, उसने बहुत सारा छोड़ दिया, निकाल दिया। कब छोड़ पाया? जब हमने नमक छोड़ा। तो कहावत है ना, छोड़ो तो छूटे। छोड़ना तो है, छूटता क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको छोड़ते ही नहीं है। तो छोड़ो तो छूटे, क्या-क्या छोड़ो तो छूटे? सबसे पहले तो डर छोड़ना ज़रूरी है। अरे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। एक मनुष्य ही है संसार में जो नमक खा रहा है। कोई प्राणी इस संसार का और नमक नहीं खाता है। धीरे-धीरे करके कम करिए, आदत डालिए कि हम आधे तक रहें, तो बॉडी हेल्दी रहेगा, काफ़ी हेल्दी रहेगा। ये हम लोग अनुभव से कहते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमारा बीपी लोअर साइड ही रहता है। जैसे नहीं कहते 80 120 80 इज़ द नॉर्मल रेंज, वो पहले ब्रॉड हुआ करती थी रेंज। जैसे-जैसे फार्मा वर्ल्ड रूल करने लगा, तो धीरे-धीरे वो रेंज नैरो होने लगी। सेम विथ शुगर, सेम विथ कोलेस्ट्रॉल, वो सारी रेंजेस हायर होती थी, जो अभी लोअर हो चुकी है। कई ऐसे एलोपैथी डॉक्टर्स हैं फॉरेन में, जो ये बात सुनाते हैं कि रियल में 250 तक भी कोलेस्ट्रॉल चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से ही जी सकते हैं। शुगर लेवल फास्टिंग 150 तक पहुंच गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे ही रहने वाले हैं। लेकिन अभी डराया क्या गया? 100 तक ठीक है, 110 तक ठीक है, उसके बाद आप डायबिटिक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बीपी और डायबिटीज के बारे में खास समझने वाली बात है कि ये दो ऐसे डिसीजेज हैं जो दूसरे डिसीजेस को लेकर आते हैं शरीर में। जैसे अगर किसी की किडनी खराब हो, तो मेजॉरिटी उनके केस में या तो सालों से बीपी है या सालों से डायबिटीज है। जब हम कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो प्रेशर हाई रहना माना वो प्रेशर एक्सर्ट होता है हर जगह पे। हर जगह में किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करती है, तो उस पर भी प्रेशर बना रहता है। तो ब्लड प्रेशर होने की वजह से किडनी खराब होना एक इफेक्ट देखा जाता है। लिवर में लिवर फाइब्रोसिस तक तो ठीक है, लेकिन मोस्टली सिरोसिस वाले पेशेंट को देखो तो वो लोग डायबिटिक होते हैं मोस्टली। कभी भी बीपी और डायबिटीज को लाइटली नहीं लेना कि है हम दवाई खा रहे हैं, वो कंट्रोल में रह रहा है। अगर हम ऐसा सोचे कि डायबिटीज है, मैं दवाई खा रहा हूँ और वो लेवल कंट्रोल में आ रहा है, मतलब शुगर शरीर से निकल गई, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो चीज जो दवाई हम खा रहे हैं वो एक प्रकार का केमिकल है। केमिकल्स का काम है दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करना, कुछ तीसरा बना देना। तो जब शुगर के साथ वो ग्लूकोज के साथ उसका केमिकल रिएक्शन होता है, बस उसका फॉर्म बदलता है, रहता वो हमारे शरीर के अंदर ही है। जैसे जैसे दवाई का इफेक्ट कम होता जाता है, हम दूसरा फूड लेते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि शुगर फिर से बढ़ा। तो एक टाइम की मेडिसिन का असर कम हुआ, फिर हमने दूसरी टाइम की ले ली, फिर कंट्रोल में आ गया। ऐसा लाइफ टाइम कहा जाता है ना कि बीपी है, डायबिटीज है, कब तक दवाई खानी है? डॉक्टर को अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे तो लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। समझौता समझते हैं। दो लोगों के बीच में फाइट होती है और कोर्ट तक केस जाता है, तो कोई तीसरा बीच में आके समझौता कराता है, भाई समझ लो ना। तो भाई दोनों समझ जाते हैं। फिर दूसरे दिन किसी ने एक टॉन्ट मार दिया, खत्म बात, फिर वही दोनों खड़े हो जाएंगे। फिर दूसरी पार्टी चाहिए समझौता कराने के लिए। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समाधान उसको कहते हैं कि वो जड़ से निकले। तो बीपी और डायबिटीज को जड़ से निकालने के लिए अगर सालों से है, जैसे कल बात की 20 साल से अगर बीपी है और मैं सोचूं 20 दिन की नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से मेरा अभी भी कंट्रोल में नहीं आया, आप मेहनत करो, तपस्या करो, आप साधना करो,
बीपी कंट्रोल में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, शुगर कंट्रोल में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। और एक बात, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को खासकर एलोपैथी में कहा जाता है कि फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज रहता है, शुगर हाई हो जाती है। जूस नहीं पीना चाहिए, वो बात राइट है क्योंकि जूस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर है, तो वो तो छोड़ दीजिए, बट फ्रूट नहीं खाना चाहिए। अगर ये बात कही जाए तो हमारा यहाँ का अनुभव है कि 3 टाइम इंसुलिन लेने वाला व्यक्ति, उसको ग्रेप्स पे रख के हमने इंसुलिन छुड़ाया है, जबकि एलोपैथी डॉक्टर्स मना करते हैं कि ग्रेप्स नहीं खा सकते, वो हाई शुगर है। तो नेचुरल चीज़ जब शरीर के अंदर जाती है, वो क्लीनिंग का, हीलिंग का और सक्षम करने का काम करती है। ये हमारा अनुभव है। शुगर कब बढ़ता है? जब वो व्यक्ति अधिक अनाज लेता है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ वाले लोगों को अगर कुछ छोड़ना चाहिए, तो वो है चावल और गेहूँ। कई डायबिटीज़ वाले हैं जिनको गेहूँ दिया जाता है फिर भी उनका शुगर कंट्रोल में रहता है, तो वहाँ पे गेहूँ के फॉर्म की बात आती है। एक तो गेहूँ आप रोटी के फॉर्म में ले सकते हैं, एक दरदरे आटे की जो मोटी रोटी है जिसको भाखर या भाखरी बोलते हैं, एक वैसे ले सकते हैं, और तीसरा दलिया है। अगर डायबिटिक व्यक्ति छोटे बारीक आटे की गेहूँ की रोटी खाए, तो हो सकता है कि उनका शुगर काफ़ी बढ़े। लेकिन वही व्यक्ति अगर दलिया खाए, तो हो सकता है उसका शुगर उतना ना बढ़े जितना रोटी से बढ़ता है। तो आप अनाज खा रहे हैं, बट आप किस फॉर्म में खा रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर कोई व्यक्ति कब्ज़ से पीड़ित है, कॉन्स्टिपेशन, उसको आप बारीक आटे की रोटी खिलाओ और उसको दलिया खिलाओ। लगातार आप 1 हफ्ता 10 दिन उसको दलिया खिलाओ। हो सकता है वो आपको कहे कि अभी पेट अच्छा है। क्यों? क्योंकि दलिया भले गेहूँ है बट पचने में ईज़ी है। रोटी भले बारीक हमने उसको पीस दिया है, लेकिन वही पचने में हैवी है। कि आहार को औषधि बनाओ, तो कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए दलिया भी औषधि है। जौ का दलिया, गेहूँ का दलिया, जवार का दलिया, वो भी लेना चाहिए। कोई चीज़ प्रोसेस की हुई है, तो हमें नहीं पता प्रोसेस करते वक़्त उन्होंने क्या डाला है। लेकिन अगर दलिया है तो आपको पता है, आप खुद उसको कुक करके बनाने वाले हैं। तो जो चीज़ हमारे हाथों से होती है, वो तो फुल ऑथेंटिक है। जैसे मैं कहूँ फ्रूट खाइए, नेचुरोपैथी में तो कहेंगे ना एटलीस्ट 1 बार फ्रूट खाइए दिन में। ये नहीं कि पूरा टाइम फ्रूट पे ही रहिए। सी कई लोगों को ऐसा होता है कि हम सिर्फ फ्रूट पर रहे तो कितना अच्छा, तो वो गलत थिंकिंग है। हाँ, कुछ समय तक आप फ्रूट्स पे रह सकते हैं, जब आपको बॉडी को क्लीन करना है, हील करना है, थोड़ा-सा शुद्धिकरण करना है, तो वो ठीक है। हम केवल कच्चा खाएँ, वैसे कहा जाता है जितना कच्चा उतना सच्चा। लेकिन हम ऐसे वेदर में रह रहे हैं जब कभी ठंड भी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, कभी पाचन तेज़ होती है, कभी पाचन मंद होती है। तो उस अनुसार हमारे डाइट में चेंज आना चाहिए। तो जो हम पका कर खाते हैं, अच्छा, पकाने के तरीके बहुत सारे हैं। एक तो आप तेल में मसाले भून लो, उसके बाद सब्जियाँ डाल के मस्त मसाले वाली चीज़ें खाओ, वो भी खाना ही हुआ। एक है आप सब्जियों को स्टीम करके उबाल लो और ऊपर से तड़का लगाओ और खाओ, वो भी फूड ही है, लेकिन दोनों का इफ़ेक्ट अपना अलग-अलग है। मसालों को जब भूना जाता है, तो वही बनी हुई सब्ज़ी थोड़ी-सी हमारे लिए गरिष्ठ हो जाती है, और जब स्टीम करके हम खाते हैं, वो ईज़ी टू डाइजेस्ट है हमारे सिस्टम के लिए। कोई लोड नहीं होता है हमारे सिस्टम को पचाने में। सीज़न के अनुसार जैसे बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है, थोड़े से हमने काली मिर्च डाल दिया, थोड़ा-सा सिनेमन डाल दिया, अदरक यूज़ कर लिया, कभी सीज़न के हिसाब से थोड़ा-सा मिर्ची यूज़ किया, तो वो ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। जीरा का थोड़ा-सा तड़का लगा, कभी अजवाइन का तड़का डला। हमारे जो पूर्वज थे, दादी-नानी ही पकड़ लो, तो वो लोग जो भी सब्जियाँ बनाते थे, तो ऐसा नहीं कि क्या टेस्टी लग रहा है, उस हिसाब से हम बनाएँ। जैसे वायु करने वाली सब्जियाँ हैं, तो उसमें अजवाइन का ही तड़का लगता था। आलू है, तो आलू में पहले अजवाइन का तड़का लगता था, अभी फैंसी हो गया क्योंकि मस्टर्ड सीड्स यानी राई का तड़का लगता है तो अच्छा लगता है, तो लोगों ने वो डालना शुरू किया। मेथी का तड़का, ठीक है, वो लगा सकते हैं, लेकिन कौन-सी चीज़ की तासीर गरम है, तो फिर उसमें जीरे का तड़का लगता है क्योंकि जीरा तासीर में ठंडा है, तो वो लोग उस हिसाब से खाना बनाते थे। अभी इनोवेशन के नाम पे बहुत गड़बड़ हो गई है। शरीर के अंगों को
इक्वली आराम मिलना चाहिए। आइडियली हम क्या सीखते हैं बचपन से कि भेदभाव नहीं करना, सबको इक्वली ट्रीट करना, है ना? तो हम कोशिश भी करते हैं कि हम ऐसा ना करें, फिर भी कभी कभी संस्कारोवश हो जाता है। हाँ, आप अपने अलग अलग ऑर्गन्स के साथ भेदभाव रखते हैं। हाथ अगर थक गए, पैर अगर थक गए, आप तुरंत बैठ जाएंगे, तुरंत काम छोड़ देंगे। आंखें अगर लाल हो गई, जलने लगी, तो आप तुरंत सब छोड़ छाड़ के सो जाएंगे। क्यों? इस अंग को दर्द हो रहा है, उसको आराम चाहिए, तो हम दे देते हैं। अंदर के ऑर्गन्स का क्या? पेट दर्द होता है, क्या हम खाना छोड़ते हैं? प्राइवेट जॉब्स है, किसी का बिजनेस है, तो भी एक दिन छुट्टी रखी जाती है। क्यों? 6 दिन काम, एक दिन आराम। क्या हम 6 दिन खाना खा के एक दिन आराम रखते हैं या देते हैं आंतों को? तो पेट भर के दबा के खा लो। क्यों रात का डिनर नहीं होता उस दिन? इसलिए नहीं कि आपको बहुत पैसे खर्च करके लंच खिला दिया है, क्योंकि आपकी क्षमता ही नहीं रहेगी कि डिनर टाइम तक आपको भूख लगे। एक चीज हमेशा नोट करके रखना, भूख लगना वो शरीर की नेचुरल क्रिया है। हमारे शरीर में भूख बनी रहनी चाहिए। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि भूख बनी रहे, तभी अग्नि बैलेंस में रहेगी। आप थोड़ा खाइए ताकि थोड़े घंटे के बाद आपको फिर से भूख का एहसास हो। अच्छा, भूख लाइट भी होती है और भूख इंटेंस भी होती है, तेज भी होती है। हमें तेज भूख लगनी चाहिए। तेज भूख लगना अर्थात बॉडी सक्षम है पचाने के लिए। हल्की हल्की भूख में भी हम तो पूरा ही खा लेते हैं कि मैं 2 रोटी खाती हूँ, थोड़ा सा चावल खाती हूँ, दाल सब्जी। लेकिन थोड़ी सी भूख 2 रोटी चावल सब्जी दाल पचाने के लिए सक्षम है। लंच लेंगे तो लंच ब्रेक 1 घंटे का रहता है, तो खाने में तो 15-20 मिनट लगते हैं, अच्छे से चबा कर खाया तो खाया और वो लोग लेट जाएंगे। जितना जो पौना घंटा टाइम बचा है, आधा घंटा या पौना घंटा, वो रेस्ट करेंगे और फिर उठकर काम करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है कि भोजन करके हल्का सा आराम कर लिया और फिर काम पे लगे, वो उनको सक्षम बनाता है। दूसरा, क्योंकि वो लगभग बिल्डिंग से बाहर ही रहते हैं, तो सनलाइट बहुत लेते हैं, इसलिए हमारी तरह ना उनको दूध मिलता है, ना घी मिलता है, ना तेल मिलता है, ना फ्रूट मिलता है। जो हम लोग यहाँ बैठ बैठ कर सुनाते हैं कि फ्रूट तो एक टाइम डाइट में होना ही चाहिए, उनके डाइट में नहीं है, लेकिन वो प्रकृति के संपर्क में है। उतना हम नहीं है जितना वो है। शायद जितने किलोग्राम वो उठा सकते हैं, हम नहीं उठा सकते। जितना उठा के वो ऊपर नीचे चढ़ उतर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कनेक्शन है प्रकृति के साथ और हमारा टूटा हुआ है। अगर हमें सक्षम बनाना है अपने अंगों को, तो वापस हमें कनेक्शन में जाना पड़ेगा। देरी से उठना, कर्टेन्स लगा के रखना, एसी में ही सोना, ये सारी हैबिट्स है जो हमें सनलाइट से काफ़ी दूर रखती है। क्योंकि नहीं होता कि ग्लास से वो हवा, ठंडी हवा पास हो जाएगी, इसलिए हम पर्दे लगा के रखते हैं। तो एक्चुअली नुकसान डबल हो रहा है। एसी में बैठ रहे हैं या वही हैबिट है तो कोलेस्ट्रॉल हाई जा रहा है, और दूसरा क्योंकि हम सनलाइट नहीं ले रहे हैं, तो एक तो विटामिन डी नहीं बन रहा इनफ, तो हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो रही है। एक तो वो वजह है हड्डी कमज़ोर होने की। दूसरा शुगर, जो हमारी हड्डियों को गलाता है। आप देखना, 2 जनरेशन पीछे चले जाओ तो ना डेंटिस्ट थे ना डेंटल ट्रीटमेंट्स थे। दांत उनके अच्छे थे क्योंकि इतना मीठा खाया ही नहीं जाता था। वो लोग हर काम बाहर करते थे, सब्जियां काटने का काम भी माताएं बाहर बैठकर करती थी। क्यों? सनलाइट लेना है। खेती काम था हर एक का, तो खेतों में जाना, गायों को चराने जाना, भैंसों को चराने जाना था। अगर हम सोचे कि सनलाइट से सिर्फ विटामिन डी मिलता है, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमारे शरीर की बहुत सारी पूर्ति करने का पावर है सनलाइट के पास, कमियों को पूरी करने का, बट हमारा उतना कनेक्शन नहीं है। दूसरा, जितने भी प्राणी हैं, कभी बंदर को किसी को झापट मारते हुए देखा है? क्या हालत होती है उस इंसान की? अगर अच्छे से ही दिया तो वो इंसान बेहोश हो जाता है, इतना उसके हाथ बाजुओं में दम रहता है, सिर्फ फल फूल और पत्तियां खाकर। हम सोचते हैं कि अनाज नहीं खाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सारे एनिमल्स वो वेजिटेरियंस ही है, वो यही सारी चीज़ें खाते हैं। गाय घास खाती है, प्रैक्टिकली घास में कितना फैट रहता है? ना के बराबर, पर उसका बॉडी बना लेता है। प्रोटीन्स कितने होते हैं? ऑलमोस्ट ना के बराबर।
लेकिन उसका बॉडी बना लेता है। कई लोग कहते हैं कि गाय का प्रकृति अलग है, रचना अलग है, हमारी रचना अलग है, लेकिन प्रकृति ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया है। पंछी भी है तो जब से उड़ना स्टार्ट करते हैं मरते दम तक उड़ सकते हैं, उनके ये अंग कमजोर नहीं हो जाते। इंसान के अंग कमजोर हो जाते हैं, हम बोलते हैं अब चला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कोई भी प्राणी पका हुआ आहार नहीं खाता है, हम पका हुआ आहार खाते हैं। कि ऐसा नहीं कि दिन में एक ही बार खाना है, भले 3 बार भूख लगती है 3 बार खाइए, लेकिन पका हुआ अन्न एक बार जाए वो उत्तम। क्योंकि हम हार्ड वर्कर्स नहीं हैं। अगर हार्ड वर्कर्स है तो 2 टाइम क्या आप 3 टाइम खाइए, पच जाएगा। पचाने की क्षमता है तो खा सकते हैं, हमारी नहीं है तो नहीं खाना। जैसे मैं हूँ, पूरा दिन या तो बोलूंगी या बैठे बैठे सलाह दूंगी। तो मेरा काम लाइट है तो मेरा फूड भी लाइट होना चाहिए, मेरा काम हैवी है तो मेरा फूड हैवी होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हम सभी की लाइफ में कोई एक फेवरेट पर्सन रहता है, व्यक्ति रहता है। उनको इमेजिन करिए, मान लीजिए कि उन्होंने प्रण लिया है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगी या खोलूंगा, लेकिन उसमें दरवाज़ा नहीं होगा। दरवाज़ा नहीं होगा मतलब जो जब चाहे वो आ सकता है और जा सकता है। रेस्टोरेंट खोला है तो हेल्पर्स भी रखेंगे कि कोई आएगा तो खिलाना पड़ेगा। दिन में तो ठीक है, हेल्पर्स है, रात को वो लोग घर चले जाएंगे, क्योंकि हर कोई ने ऐसा प्रण नहीं लिया है कि अच्छा, उन्होंने ये भी प्रण लिया है कि 24 घंटे मैं सर्विस दूंगा या दूंगी। ओके, रात को 2 बजे कोई आ रहा है, आपने जिनको विश, मान लीजिए पापा को इमेजिन किया है, तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 1 रोटी और थोड़ी सी सब्जी दे दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो वो बना रहे हैं 1 रोटी और सब्जी। मेहनत तो उतनी ही लगेगी जितना 10 रोटी बनाने में। हाँ, टाइम थोड़ा कम लगेगा, लेकिन बर्तन उतने ही लगेंगे, कामकाज वही लगेगा। ठीक है, फिर 2 बज रहे हैं, कोई और आ रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दाल चावल दे दीजिए। अच्छा, उनका ये भी प्रण है कि फ्रेश बनाकर ही खिलाना है, बासी नहीं खिलाना है। हर बार वो मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको हेल्प नहीं कर रहे, आप देख रहे हैं। मान लीजिए पापा को इमेजिन किया है तो आप उनको देख रहे हैं। कैसा लगेगा आपको 2, 4, 5 दिन के बाद कि अरे कोई भी टाइम पे कोई भी टपक रहा है, अपनी अपनी डिमांड कर रहा है और पापा बना बना के खिला भी रहे हैं। फील कैसा होगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, बहुत बुरा लगेगा। क्यों? हमारे नज़दीक वाले हैं, तकलीफ हो रही है उनको, तो देखकर हमें तकलीफ हो रही है। तो आप इमेजिन करिए, ये शरीर रेस्टोरेंट है, पेट हमारा पापा है और दरवाज़ा लगा नहीं है। हम कभी भी डाल रहे हैं, कभी भी डाल रहे हैं, उसको हर बार काम करना पड़ रहा है। पापा को हम इन आंखों से देख रहे हैं काम करते, तो हमें बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हमारी आंतें, क्योंकि हमें दिखती नहीं है कि वो कैसे काम कर रही है, वो किए जा रही है। सुबह का नाश्ता पचा रही है, लंच पचा रही है, नाश्ता पचा रही है, फिर डिनर पचा रही है, आइसक्रीम पचा रही है। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम डाल देते हैं। तो सिर्फ इन आंखों से जो दिखता है, केवल उस पर अटेंशन नहीं दीजिए, इसके अंदर बहुत कुछ है। मैं आपको एक सवाल पूछूं, कल को अगर आंखें चली जाए, जिंदा रहेंगे? रहेंगे ना? हाथ कट गए तो रहेंगे, पैर कट गए तो रहेंगे, कान है बहरे हो गए तो भी जी लेंगे। लेकिन यहाँ का एक भी ऑर्गन बिगड़ा तो, हार्ट बिगड़ा, आंतें बिगड़ी, लंग्स बिगड़े, लिवर बिगड़ा, किडनीज बिगड़ी, एक भी ऑर्गन बिगड़ा तो नहीं चलेगा। तो ज़्यादा ध्यान किसका रखना चाहिए? 6 दिन के बाद 1 दिन का रेस्ट। फास्टिंग बहुत तरीकों से किया जाता है। फ्रूट पे रहे वो भी फास्टिंग है, जूस पे रहे वो भी फास्टिंग है, पानी पे रहे वो भी फास्टिंग है, निर्जला करे वो भी फास्टिंग है। मैं पर्सनली निर्जला में कम बिलीव करती हूँ। एक टाइम अनाज खाए वो भी फास्टिंग है। आजकल वेस्टर्न कल्चर से एक टर्म आई है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16 घंटे का, 14 घंटे का, 12 घंटे का, 18 घंटे का। पित्त वाले को अधिक भूख लगती है, जल्दी भूख लग जाती है। कफ वाला शायद 1.5 दिन तक भी ना मांगे खाना। तो दोनों के लिए फास्टिंग इंटरवल एक नहीं हो सकता है ना? हमारे पूर्वज तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे ही करते थे, क्योंकि लाइट्स नहीं थे, तो सूर्यास्त से पहले भोजन हो जाता था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तक मंदिर नहीं जाएंगे, वहां से आएंगे नहीं, तब तक मुंह में कुछ नहीं डालेंगे। तो ऐसे ही उन लोगों का इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता था। और जब जाते थे मंदिर, तो पहले के मंदिर हिल्स पर होते थे, तो उस पर चढ़ के जाना। कैसे चढ़ के जाना? तो नंगे पैर चल के जाना। तो प्रकृति से भी संपर्क है, एक्यूप्रेशर भी हो रहा है, वहां जाके
भजन करेंगे तो तालियां भी बजा कर आएंगे। अच्छा, वहां प्रसाद के रूप में नारियल फोड़ा जाता है, उसको श्रीफल कहते हैं। श्रीफल, श्रेष्ठ फल, जो हर फल में श्रेष्ठ है। तो उसका इतना इतना टुकड़ा बांटा जाता था और वो खा के वापिस आया जाता था, फिर कुछ लिया जाता था। तो इसलिए वो हेल्दी थे। अगर हम सोचे कि फिर वो दिन में ये खाते थे, वो भी दाल खाते थे, वो भी अनाज खाते थे, 2 टाइम खाते थे, हाँ, दिनचर्या कैसी थी? क्या उनके जैसा फास्टिंग है? क्या उनके जैसा चलना है? उनको प्राणायाम बैठ के नहीं करना, क्योंकि हिल्स पे चढ़ेंगे तो वैसे ही सांसें फूलेंगी, तो गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़, और वैसे भी हड़बड़ रहती है सुबह कामकाज की, तो फास्ट ही जाएंगे, फास्ट ही आएंगे, तो सांसें फूल जाएगी। हमें बैठ के क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारी दिनचर्या में सांसें फूलना है ही नहीं। कभी देखा 10-15 गाय इकट्ठी होके कोई क्रिया कर रही है? 15-20 पंछी इकट्ठे होके कोई आसन वासन कर रहे हैं? उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों को फॉलो करते हैं। अब देखना, कोई पंछी पेड़ पे चला गया शाम को और नीचे कितने भी दाने बिछे हो, वो रात को उतर के नीचे नहीं आएगा कि मैं थोड़े दाने चुग लूं, कभी नहीं। वो नेक्स्ट सुबह ही आएंगे, तभी चुगेंगे। तो उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, बट सेंस है कि ये टाइम नहीं है लेने का। 2 बजे मैगी और लोटा भर के कॉफी खा के अगर वो बच्चा सोएगा, वो कैसे हेल्दी हो सकता है? एक बार एक लड़का आया था 19 साल का, तो एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि कैसा चल रहा है, पेट अच्छे से साफ हो रहा है? बोला हाँ दीदी, आज तो बहुत साफ हुआ। बोला क्या निकला? तो बोला नूडल्स निकले। मैंने बोला तुम चबाते नहीं हो क्या? तो बोलता है नूडल्स की एड में ही आता है ना ऐसे गल्प करना करके, तो वो तो ऐसे ही खाया जाता है ना। मैंने वैसे ही खाया। मैंने पूछा लास्ट कब खाया होगा? तो उसने बोला 1 महीने पहले। मैंने बोला ठीक से याद कर, लास्ट कब खाया था? बोला दीदी महीने पहले मैंने खाया था। अगर महीने भर कोई चीज आपकी आंतों में पड़ी रहती है, वो क्या असर करेगी? एक लास्ट बात कहकर पूरा करती हूँ। फास्टिंग को ब्रह्मास्त्र कहते हैं नेचुरोपैथी में। ब्रह्मास्त्र पता है? उससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। अगर ब्रह्मास्त्र आ गया फिर खत्म, कोई नहीं जीत सकता। शास्त्रों में एग्जाम्पल है कर्ण का, महाभारत में। उसने विद्या ली थी ना कि कैसे ब्रह्मास्त्र को इमर्ज करना और फिर उसको यूज करना। उसको उसके साथ शाप भी मिला था कि एक बार छूट गया, उसको आप वापस विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन कर्ण को श्राप मिला था, जब जरूरत होगी उसको वो विद्या याद नहीं आएगी, उसको श्राप मिला था। तो साधन तो था उसके पास, लेकिन साधना में कमी थी, इसलिए उसका फल वो नहीं ले पाया। अभी यहाँ समझने वाली बात है, शस्त्र है वो, साधन है वो, समझ में आता है। साधना की कमी क्या थी उसकी? तो उसने हमेशा लाइफ में अर्जुन से कंपटीशन किया। उसने हमेशा खुद को सुपीरियर प्रूव करने का काम किया। उसको विद्या इसलिए नहीं चाहिए थी कि वो किसी का कल्याण कर दे। उसको विद्या केवल इसलिए चाहिए थी कि मैं सर्वोपरि, आई एम द बेस्ट, वो उसको प्रूव करना था। जो वो स्वार्थ भाव था ना, वही उसकी साधना में सबसे बड़ी कमी लेकर आया। और जब उसका अंत समय आया, अंत समय पता है, उसको रणभूमि से काफी दूर लेकर गए थे श्री कृष्ण अपने रथ, और फिर उसका पहिया धस गया मिट्टी में आगे जाकर। तो फिर जैसे अर्जुन को गीता सार सुनाया, ऐसा सब लिखा हुआ है शास्त्र में, वैसे ही उन्होंने कर्ण से भी वार्तालाप किया। तो कर्ण ने रोते हुए पूछा था श्री कृष्ण को कि क्या मैं कभी अपने को सर्वोपरि सिद्ध नहीं कर पाऊंगा? क्या दुनिया मुझे कभी इस रूप में याद नहीं कर पाएगी? तो श्री कृष्ण उसको आश्वासन देते हैं कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जिसको कहा गया है अर्जुन, उसके साथ मुझे आपको अकेले में लाकर आपका वध करना पड़ रहा है, इससे बड़ी सर्वोपरिता क्या होगी? तभी भी उसके मन से वो लालसा नहीं गई कि मैं प्रूव होऊंगा या नहीं। तो साधना यानी फास्टिंग ब्रह्मास्त्र है अगर, तो वो भी साधना में रहकर करना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत लोग फास्टिंग करते हैं, तो बहुत लोगों का फास्टिंग उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि रियल साधना में रहकर जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं।